चलिए बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है रिजिड बॉडी डायनामिक्स या हम रोटेशनल डायनामिक्स। हमने थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है, थोड़ा उससे पहले ट्रांसलेशनल मोशन, मैकेनिक्स मोस्ट ऑफ द कवर कर रखी है हमने। तो ये वो लास्ट चैप्टर है मैकेनिक्स का, जो मतलब लास्ट तो नहीं है, ऑसिलेशन वेव्स भी मैकेनिक्स का कुछ हद तक का पार्ट है। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली रोटेशन को इन्वॉल्व करने वाले हैं और फिर कंबाइंड कर देंगे ट्रांसलेशनल मोशन जो हमने पढ़ा है एंड रोटेशनल मोशन जो अब हम इस लेक्चर्स में या इस क्लासेस में पढ़ेंगे। तो रोटेशनल डायनामिक्स में हमें सबसे पहले एक टर्म दिखती है, या रिजिड बॉडी डायनामिक्स में रिजिड। तो पहली चीज़ है कि रिजिड बॉडी होती क्या है। रिजिड बॉडी होती क्या है? तो रिजिड बॉडी वो होती है जिसकी शेप साइज ज्योमेट्री ना बदले। जैसे ये मार्कर है, इसमें इसको अगर मैं ऐसा ये मार्कर हुआ कि जिसकी शेप साइज ज्योमेट्री फोर्स लगाने से ना बदलती हो, तो ये रिजिड बॉडी की कैटेगरी में आ सकता है। सही। इसमें सी और ए के बीच में जो ये सेपरेशन है रिजिड बॉडी का, बेसिकली मतलब क्या हुआ कि ये जो सेपरेशन है ये ना बदले, कि मैं इस पर फोर्स लगाऊँ, इसको घुमाऊँ, चलाऊँ, तो ये जो सी और ए में जो सेपरेशन है ये नहीं बदले, तो दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। जैसे इस बोर्ड को अगर हम कैसे भी फोर्स लगाएं और इस आर और टी के अंदर जो सेपरेशन है ये सेपरेशन ना बदले, तो ये रिजिड बॉडी की कैटेगरी में फॉल कर सकता है। सही है। तो एक बहुत ही कॉमन सी ट्रिवियल सी डेफिनेशन होती है, बॉडी हुज शेप साइज ज्योमेट्री remains unchanged, जिसकी शेप साइज ज्योमेट्री बदले ना। इसी बात को तुम कह सकते हो कि सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए बॉडी डू नॉट चेंज। ये एक छोटी सी रिजिड बॉडी का हमने डेफिनेशन तैयार की है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी, है ना, कि जिसकी शेप साइज ज्योमेट्री ना बदले, या दूसरी भाषा में कहूँ तो जिसके पॉइंट्स के बीच में, कोई भी दो पॉइंट्स आप उठा लो, उनके बीच में सेपरेशन ना बदले। तो अगर मैं देखूँ तो तुमने कहा कि सर ये कोई मान लो रिजिड बॉडी है, इसमें ये कोई पॉइंट ए लिया एंड दिस कोई पॉइंट बी लिया, ये कोई दो पॉइंट्स है। अगर ये रिजिड बॉडी नहीं है, रिजिड बॉडी है, तो इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो फिक्स होनी चाहिए। लेट्स से सेपरेशन इज आर। तो अगर ये आर फिक्स हुई है तो दिस बॉडी इज रिजिड। सही है। आर फिक्स कैसे हो सकती है, ये थोड़ा सोचने का विषय है कि आर को मैं फिक्स कब कब कह सकता हूँ। तो तुमने कहा कि मान लो ये कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, चल बल रही है, तो इसमें पॉइंट ए है और पॉइंट बी है ना, तो पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में इसकी तरफ आ रहा हो, भाई इसकी तरफ आएगा तो आर छोटा हो जाएगा, तो शेप साइज ज्योमेट्री चेंज हो रही है, मतलब सेपरेशन चेंज हो रही है। अगर ये बी आगे जा रहा है, इस ए के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, तो भी ये सेपरेशन चेंज हो रही है। बेसिकली ये चीज़ खिंच रही है या कंप्रेस हो रही है, दोनों नहीं होनी चाहिए अगर ये रिजिड बॉडी हुई तो। तुमने कहा सर आर फिक्स हो तो ये एक तरह से और भी मोशन कर सकती है। मेरे बच्चे कह रहे होंगे कि अगर इस बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए इसके परपेंडिकुलर हुई, इन दैट केस ए के रिस्पेक्ट में बी सर्कुलर मोशन करेगा और ए के रिस्पेक्ट में बी की ये पोजीशन फिक्स रहेगी, सेपरेशन फिक्स रहेगी। सही है। तो मैं इसी दो पॉइंट से मैं एक नई बात सोचना चाह रहा हूँ कि अगर आर फिक्स हुआ, इसके दो अर्थ निकल के आए कि ना तो बी के पास, या तो बी ए के रिस्पेक्ट में या ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे ही हो, कहीं जा ही नहीं रहे हो, ना तो ये इधर जा रहा ना ये इधर जा रहा, ना सिमिलरली ये दिस। तो एक तो इनके पास कोई रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हो ही ना। लेकिन अगर रिलेटिव वेलोसिटी है,
अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो वो इस तरह से हो कि जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर हो। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर ये परपेंडिकुलर हुई इसका मतलब बी और ए परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, चाहे बी की बात कर रहे हो या ए की कर रहे हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन। तो मैं रिजिड बॉडी को एक और चीज कह सकता हूं कि रिजिड बॉडी का ईच एंड एवरी पॉइंट आइदर बी एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो वो रेस्ट पे हो और परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर या रिलेटिव टू ईच अदर। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा और इलेबोरेटली सोच सकते हैं। चलो मैं एक बार इसको रब करता हूं, आप लिख लेना इसको, देखो ध्यान से। अभी तक रिजिड बॉडी में क्या सीखा है तुमने कि भाई उनके बीच का सेपरेशन ना बदले, एंड सेपरेशन ना बदले इसकी ही हमने कहानियां तैयार की है कुछ, कि भाई क्या कहानी होती है। जैसे मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है और मैंने कहा ये जो पॉइंट ए है इसकी वेलोसिटी है v1 इस तरफ, और ये कोई पॉइंट है b, इसकी वेलोसिटी है इस तरफ v2, ठीक। ए की वेलोसिटी v1 कुछ एंगल थीटा पे, एंड सिमिलरली ये भी कुछ एंगल थीटा 2 पे, लेट्स से ये थीटा 1 पे। ऐसे कुछ वेलोसिटीज हो सकती है, कोई बॉडी की वेलोसिटीज के, कोई बॉडी के दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज हो सकती है ऐसे। तुमने कहा कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अगर ये रिजिड बॉडी है तो क्या कंडीशंस हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं? हम सिर्फ सीख रहे हैं, इनका कोई वैसे यूज नहीं है, हम सिर्फ सीख रहे हैं इस चैप्टर को इनगल्प करने के लिए, ठीक। तो इस ए की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट v1 cos थीटा 1 एंड v2 cos थीटा 2, सॉरी v1 sin थीटा 1। v2 के दो कंपोनेंट, दिस इज v2 cos थीटा 2 एंड दिस वन इज v2 sin थीटा 2। सही है, सही है। मैंने कंपोनेंट्स रिजोल्व किया। अगर ये बॉडी रिजिड हुई तो क्या कंडीशन है, बस वो एक बार हम फील लेने के लिए एक बार एनालाइज कर रहे हैं बस सिचुएशन को। तुमने कहा मैं विद रिस्पेक्ट टू ए अगर चीजें चेक करूं तो क्या होगा, ए तो रेस्ट पे, बी के अंदर ए की वेलोसिटीज को उल्टा करके जोड़ दो। बी की वेलोसिटी v2 cos थीटा तो इधर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड इसमें ए की वेलोसिटी कितनी थी हॉरिजॉन्टल में, v1 cos थीटा 1। इसको उल्टा करो और जोड़ दो। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -v1 cos थीटा 1, बच्चों को पता है भाई। इस वेक्टर को मैंने उल्टा किया, पैरेलली शिफ्ट किया, यहाँ रख दिया, दोनों का सम मैंने लिख दिया, वेक्टर सम। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टली v2 sin थीटा नीचे है, v1 sin थीटा ऊपर है। ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। ए की वेलोसिटी को उल्टा किया तो नीचे हो गई, और इसमें जोड़ दिया बी में। यही तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। रिलेटिव वेलोसिटी मैंने पढ़ा रखी है आप लोगों को, v1 sin थीटा 1। सही है। अगर ये रिजिड बॉडी है तो ये बी आगे नहीं जाएगा, ये बी पीछे नहीं आएगा। हाँ, सर्कुलर मोशन तो ये कर सकता है क्योंकि आर उसमें फिक्स रहेगा, ये दूरी आर। सही है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि अगर ये रिजिड बॉडी है तो दैट मीन्स v2 cos थीटा 2
माइनस V1 कोस थीटा 1 तो होनी नहीं चाहिए, मतलब 0 होनी नहीं चाहिए। V2 कोस थीटा 2 इज इक्वल्स टू V1 कोस थीटा 1। इसी बात को मेरा कोई बच्चा ऐसे बोल रहा होगा कि सर देखो सिंपल सा लॉजिक है, ना तो ये पास आने चाहिए ना ये दूर जाने चाहिए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होनी चाहिए। तुम डायरेक्टली इस बात को कह सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होनी चाहिए या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी 0 होनी चाहिए। इस केस में V2 cos थीटा इसको सेपरेट कर रही है, V1 cos थीटा 1 इसको अप्रोच कर रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सही है, तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच 0 होगी, दैट मीन्स बॉडी काइंड ऑफ रिजिड है। ठीक, एक तो ये कंडीशन हो गई, अगर मान लो वेलोसिटीज है तो ये ऐसे बराबर भी होनी चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि ये भाई साहब, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, हमें पता है कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो उसका कुछ ना कुछ ओमेगा होगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंड ओमेगा क्या डिफाइन होती है, रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय सेपरेशन। याद करो सर्कुलर मोशन में मिलेगा आपको, सही है। रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, रिलेटिव वेलोसिटी इज दिस, इन दोनों का नेट सम, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओनली दिस। एंड इन केस ऑफ रिजिड बॉडी दिस डजंट इवन एग्जिस्ट। सही है, सो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट V2 साइन थीटा 2 प्लस V1 साइन थीटा 1 अपॉन द सेपरेशन। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने रिजिड बॉडी को फील कराने के लिए, अभी तक रिजिड बॉडी क्या हुई कि भैया है ना, उसकी शेप साइज ज्योमेट्री नहीं बदलनी चाहिए, उसी को मैंने एक और ट्रांसफॉर्म किया कि अगर शेप साइज ज्योमेट्री नहीं बदलनी चाहिए तो मार्कर को कितना ही मैं प्रेस करूं, कितना ही मैं खींचूं, दोनों ही केस में इसके पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन बदलेगी नहीं। उसी बात को मैंने इलेबरेटली थोड़ा मैथमेटिकली उसको एक्सपेंड किया कि बदलेगी नहीं, लेकिन नहीं बदलने की एक कंडीशन और है कि मान लो ये इसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रही हो, आर फिक्स रहता है उसमें भी। तो वो हमने एक केस डिसाइड किया और वो केस डिसाइड करके हमने मैथमेटिकली उसको थोड़ा सा एनालाइज किया है, बस और कुछ नहीं किया, थोड़ा सा एनालाइज किया है। ठीक, तो तुम समझो इस बात को कि अभी हम सिर्फ रिजिड बॉडी क्या होती है वही समझ रहे हैं, चैप्टर पे भी आएंगे। ठीक, जैसे एक और अच्छा पॉइंट मैंने कहा कि लेट्स से एनालिसिस चल रहा है ना, कि कोई बॉडी है और ये रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है। इस पे कोई 2 पॉइंट लिए मैंने, ए और पॉइंट लिया बी, तो तुमने कहा रिजिड बॉडी है तो ये सेपरेशन बदलेगी नहीं। फिर मैंने कहा एक और पॉइंट लिया सी, तो ये, अब मैंने कहा कि ये रिजिड बॉडी ना कुछ ही ओमेगा से घूम रही है। ठीक, या फिर अगर ये रिजिड बॉडी है तो ये पॉइंट बी इस ए के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये सी इस ए के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैंने कहा ये कुछ ओमेगा 1 से सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये कुछ ओमेगा 2 से सर्कुलर मोशन कर रहा है। इन दोनों लाइंस के बीच में सेपरेशन लेट से थीटा है। अब तुम कॉमन सेंस से एक बात बताओ, अगर ये बॉडी घूम रही है और अगर ये बी ए के रिस्पेक्ट में कुछ और सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, तुम्हें पता है रिजिड बॉडी के लिए इन दोनों पॉइंट्स में सेपरेशन नहीं घटेगी, इन दोनों पॉइंट्स में नहीं घटेगी, सेपरेशन ना बढ़ेगी। लेकिन गौर से देखो, इन दोनों पॉइंट्स में भी सेपरेशन घटेगी और बढ़ेगी नहीं अगर ये रिजिड बॉडी हुई तो। अगर ये रिजिड बॉडी है तो इन दोनों में सेपरेशन घटेगी और बढ़ेगी नहीं, और अगर इन दोनों में सेपरेशन घटे और बढ़ेगी नहीं तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये थीटा क्या है सर, फिक्स। थीटा क्या है, फिक्स। मैंने कहा किस रेट से ये एंगल बदल रहा है वो तो 0 है, वो तो 0 है। लेकिन गौर से देखो, ये ओमेगा 1 क्या है, इस थीटा को कम करना चाह रही है, ओमेगा 2 क्या है, इस थीटा को बढ़ाना चाह रही है। सो डी थीटा बाई डी टी तो 0 है, लेकिन डी थीटा बाई डी टी डिफाइन कौन कर रहा है भाई, किस रेट से ये घट रही है, बढ़ रही है, और किस रेट से बढ़ रही है। What is omega 2? Rate at which theta is decreasing. What is omega 1? Rate at which theta is increasing. Omega 2 minus, sorry, what is omega 2?
rate at which theta is increasing. What is omega 1? Rate at which theta is decreasing. ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तो फिक्स है, जिस रेट से ये एंगल बढ़ा दिया उसी रेट से इसको घटाना पड़ेगा, वरना ये बॉडी रिजिड नहीं रहेगी, होगी रिजिड। मैंने कहा ये बॉडी रिजिड है, अगर रिजिड है तो ये थीटा फिक्स है। तुमने कहा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मस्ट बी 0। तुम डायरेक्ट डेफिनेशन से भी कह सकते थे कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1, ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, मैं फिर से बताता हूँ। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में बी सर्कुलर मोशन कर सकता है, सी ए के रिस्पेक्ट में कर सकता है। ये कर रहेगा तो ये पॉइंट ऐसे सरकने लगेगा, ये भी सरकने लगेगा, लेकिन ये श्योर है बी और सी में दूरी कम हो नहीं सकती, मतलब थीटा फिक्स है। थीटा अगर फिक्स है तो तुम कहोगे ओमेगा 1 तो इस थीटा को घटाना चाह रहे हैं, ओमेगा 2 बढ़ाना चाह रहा है, तो क्या एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, वो तो जीरो होनी चाहिए। वो जीरो होनी चाहिए, मतलब ओमेगा 2 जिस रेट से ये बढ़ रहा है और जिस रेट से ये घट रहा है एंगल, वो क्या होना चाहिए, जीरो। ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1। दैट मीन्स जिस ओमेगा से ये बी रोटेट कर रहा है ए के अबाउट, उसी ओमेगा से ये सी भी रोटेट कर रहा है ए के अबाउट। इसका मतलब अगर कोई बॉडी कोई रिजिड बॉडी का कोई एक पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी सर्टेन ओमेगा से घूम रहा है, तो उसका हर एक पॉइंट उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा से ही घूम रहा है। तो रिजिड बॉडी की एक डेफिनेशन और लिख सकते हो तुम कि आइदर ईच पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी is at rest or performing circular motion with similar angular speeds with respect to each other। सही है कि हर एक, जैसे बी पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में ओमेगा 1 से घूम रहा है तो ये भी ओमेगा 1 से घूमेगा, वरना ये बॉडी रिजिड नहीं है। अगर रिजिड है तो ये, मैंने पॉइंट्स नहीं लिखा, मैंने पहले प्रूव किया फिर पॉइंट लिखा था, ठीक है। सो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए व्हाट इज रिजिड बॉडी की। जैसे मैं कल को कह दूँ कोई रिजिड बॉडी ओमेगा से घूम रही है, मतलब तुम्हें पता हो कि उसका हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा, ठीक है। इसलिए क्लियर। चलो तो इसको नोट डाउन कर लो और आगे देखते हैं फिर हम जल्दी। चलिए, अगर हर एक बॉडी का ओमेगा सेम है तो तुम कह सकते हो कि ओमेगा हर एक पॉइंट का सेम है, तो हर एक पॉइंट का एंगुलर एक्सीलरेशन भी सेम मिलेगा। ये भी एक पॉइंट बना सकते हो तुम, सही है। इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा और सीख लेते हैं, भाई, थोड़ा, ताकि हमें ऐसे एग्री कर जाए हम इस पॉइंट के लिए कि भाई हाँ सही कर रहे हैं, ऐसा है ना। थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, लेकिन अभी तो बहुत ही डेफिनेशन टाइप चीज़ें चल रही है। सुनो ध्यान से, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर डिस्क है, पॉइंट ओ, इसका रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉल आर पे कोई पॉइंट है ए, दिस इज स्मॉल आर, ठीक, एंड रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक। ये कोई पॉइंट है बी, सो बी तो सर्कमफ्रेंस पे है, ए कहीं बीच में है, ठीक है। तुम्हें पता है अगर ये बॉडी को मैं ऐसे घुमा दूं ओमेगा से, ऐसे सर्कुलर मोशन, तो इस पार्टिकल की एक वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर टू पॉइंट ओ, v1 कह रहा हूँ मैं। इस पार्टिकल की भी एक वेलोसिटी होगी, लेट से v2 कह रहा हूँ। क्यों v1 v2? तुम्हें याद होगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। यहाँ आर कम है, ओमेगा हर पॉइंट के ओमेगा सेम। अभी हमने कन्वे किया इस बात को। अगर तुम कन्वे नहीं कर पा रहे तो तुम कहो कि सर्कुलर मोशन में v1 कितनी होगी, इस ओ पॉइंट के अबाउट ओमेगा कितनी है, दैट इज ओमेगा, ओमेगा इंटू दूरी कितनी है आर, तो वेलोसिटी है v1 सर्कुलर मोशन। v2 कितनी होगी सर, इस
बी पॉइंट की ओ के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओ पॉइंट की कितनी है ओमेगा एंड दूरी है आर। क्लियर? मैं जो पॉइंट प्रूव करने जा रहा हूँ ध्यान से देखिए, मैं चाह रहा हूँ ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है। ठीक, ध्यान सुनना, विद रिस्पेक्ट टू ए बी की कैसा मोशन, ये रिजिड बॉडी है भाई, है ना, चेक कर रहे हैं अभी हम पॉइंट से प्रूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ खास पढ़ नहीं रहे। विद रिस्पेक्ट टू ए, देखना ध्यान से, ए के रिस्पेक्ट में तो ए तो है रेस्ट पे और बी के अंदर ए की वेलोसिटीज को उल्टा करके जोड़ो। ए के पास वेलोसिटी है ऊपर की तरफ v1 दैट इज ओमेगा आर, उसको उल्टा किया वो हो गई नीचे दैट इज ओमेगा आर, इसमें जोड़ दो। इसकी ऊपर की तरफ थी ओमेगा आर, नीचे की तरफ ओमेगा आर आई तो ओमेगा आर माइनस आर। ओबियस ये परपेंडिकुलर दूरी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, इधर भी इधर भी, सही है। ए से बी के बीच में सेपरेशन कितना है, ए से बी के बीच में सेपरेशन है आई थिंक आर माइनस आर है, सही है। तुमने कहा कि ओमेगा किस ओमेगा से घूमेगा, लेट से ओमेगा डैश, ओमेगा डैश, ओमेगा डैश कितना है परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट रिलेटिव का दैट इज दिस, एंड दूरी बढ़िया है, ओमेगा डैश तो कितना आ गया ओमेगा आ गया। ध्यान सुनना, ओ की जो एंगुलर वेलोसिटी थी ए की रिस्पेक्ट में बी की भी वही एंगुलर वेलोसिटी आई और बी की भी वही आएगी ए के रिस्पेक्ट में, ए की भी वही आएगी बी के रिस्पेक्ट में। तुमने कहा ये तो चलो ठीक है मान लिया सर, एक पॉइंट यहाँ भी ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा और कन्विंस करने के लिए। पॉइंट सी, पॉइंट सी के पास वेलोसिटी होगी इस तरफ लेट से v3, सही है, एंड v3 कितनी होगी भाई ओमेगा इनटू दूरी। ठीक, मैं जानना चाह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बी पॉइंट सी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, देखना ध्यान से। पॉइंट सी इधर है, मैं इधर बनाता हूँ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ v3 एंड ये कोई पॉइंट था बी। ध्यान सुनना भाई, बी के पास एंगुलर वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी है v2 ऊपर की तरफ। ठीक, तुमने कहा ये सेंटर एंड सेंटर को मैंने ओ नाम दिया था तो ओ, ये आर तो ये 45 और ये 45, ये 90। इसको मैं एक सेकंड में, इसको मैं दिख रहा होगा नहीं, ऐसा कंपोनेंट्स रिजोल्व करना, ये 45 तो ये 45 और ये भी 45, सिमिलरली ये 45 तो ये भी 45 एंड ये भी 45। कंपोनेंट्स रिजोल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है बी के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो पहले मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि बी के रिस्पेक्ट में इसका मोशन है कैसा। तुमने कहा v2 का एक कंपोनेंट इधर, v2 कितनी है भाई, v2 है ओमेगा आर, ओमेगा आर का कैसा कंपोनेंट cos 45 बाई रूट 2 इधर आएगा। एक कंपोनेंट आएगा v2 का इधर, कितना आएगा ओमेगा आर बाई रूट 2, सही है। कंपोनेंट्स रिजोल्व करने बेटा आसान रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। ये भी 45 ये भी 45, v3 का एक कंपोनेंट इधर, कितनी थी v3 ओमेगा आर cos 45 तो रूट 2, और इस डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर टू दिस माने 45, एक कंपोनेंट इधर कितना है ये ओमेगा आर बाई रूट 2, सही है। ध्यान सुनना, ये डायरेक्शन में सी के रिस्पेक्ट सी की वेलोसिटी कितनी होगी सर, बी की वेलोसिटी को उल्टा करो जोड़ दो, ये तो निपट गया भाई। इस डायरेक्शन में तो क्या आ गया, इसको उल्टा किया सिमिलर इक्वल एंड ऑपोजिट 0 आ गया। सी पे इस डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। अब इस डायरेक्शन में और चेक करो भैया, इस डायरेक्शन में कितनी है, इसके तो परपेंडिकुलर यानी ये देखो दिस इज कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करो इधर आई, इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 2 ओमेगा आर बाई रूट 2, भाई इधर ही ओमेगा आर बाई रूट 2 इधर ही ओमेगा आर बाई रूट 2, उसको उल्टा करने पे कितनी आई है बी। ये दूरी कितनी है, तुमने कहा ये आर ये रूट 2 आर,
भाई एक चीज़ तो श्योर हो गई, बी के रिस्पेक्ट में सी ना तो आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, तो सेपरेशन अप्रोच तो जीरो है। तो रिजिड बॉडी थी भी, होनी भी थी जीरो, हो गई जीरो। आगे देखो, एंगुलर वेलोसिटी लेट से कुछ ओमेगा डबल डैश से घूम रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा डबल डैश कितनी आएगी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट बाई √2 डिवाइड बाई √2 आर, सेपरेशन √2 2 आर गया, ओमेगा डैश कितना आया भाई, ओमेगा क्या थी, सी सेंटर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, रिजिड बॉडी ओमेगा से घूम रही थी, ए पॉइंट भी ओमेगा से घूमने लग रहा है, बी भी ओमेगा से घूम रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बी भी ओमेगा से घूम रहा है, बी के रिस्पेक्ट में सी भी ओमेगा से घूम रहा है। और यही बात मैं पिछली 20 मिनट से बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि रिजिड बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी, या तो वो हर पॉइंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगे, अगर नहीं है रेस्ट में तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, और सभी की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम ओमेगा होगी, सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट को तुम ऐसे मान लो कि ये रिजिड बॉडी की कंडीशन है, मैंने प्रूव कर दिया। अब तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग तैयार कर सकते हो कि व्हाट इज ए रिजिड बॉडी। ठीक है, तो नोट डाउन करें इसे जल्दी से, जल्दी करो बेटा। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो कि अगर कोई रिजिड बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर कोई रिजिड बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका हर पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या रेस्ट पे हो सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, हेडिंग डालेंगे। अब हम चैप्टर की तरफ जा सकते हैं, हेडिंग डालेंगे बेटा। एक हमने अभी तक जो मोशन पढ़े हैं मैं उनको लिख देता हूँ, है ना। हेडिंग डालो, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन जैसे देखो, जैसे ये मार्कर है, सॉरी डस्टर है, इसके कुछ पॉइंट्स लिए मैंने, ये 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स। अब मैंने क्या किया कि इस डस्टर को ऐसे उठा के यहाँ ले आया, तो इसका हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी से आया है, सेम एक्सेलरेशन से आया, सॉरी वेलोसिटी नहीं, सेम मोमेंटम से आया, सेम एक्सेलरेशन से आया। इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन सेम है, फोर्स फील कर रहा है वो तो हम जहाँ जिस पॉइंट पे लगाते हैं उस पर होता ही है। तो इसका हर एक पॉइंट उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा जितना पहले वाले पॉइंट ने किया, दूसरे वाले पॉइंट ने किया, तीसरे वाले पॉइंट ने किया, चौथे वाले पॉइंट ने किया। हर एक पॉइंट उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे ये कोई बॉडी है, इस पर कोई 2 पॉइंट है, इसको मैंने ऐसे उठाया और यहाँ ले आया, यहाँ, तो इसका हर एक पॉइंट ऐसे मास कह सकते हो M1 M2 ऐसे, ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी, रिजिड बॉडी, सही है। तो इसके ए का डिस्प्लेसमेंट बी का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, ठीक है ना। इस पे ए और बी का एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा जितना पूरी बॉडी का है, ठीक। दिस इज नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन में तुम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे। जैसे ये m1 है, ये m2 है, ये m1, ये m2। अगर मान लो इस पूरी बॉडी में 2 ही मास है, m1 m2, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बस समझाने के लिए। हाफ m1 v², सही है, प्लस हाफ m2 v²। वे हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम, ठीक। मोमेंटम m1 m2 ऐसे, m1v m2v m3v, पूरी बॉडी का मोमेंटम, पूरी बॉडी का मोमेंटम लिखना हो तो m1v प्लस m2v, तो m1 प्लस m2 m2v। m1 m2 इस पूरी बॉडी का मास मान लो, तो कि मान लो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बस 2 ही है, ठीक। तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू v², तो हाफ, अगर 2 ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो टोटल मास ऑफ द बॉडी इज द काइनेटिक एनर्जी, सही है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही बेसिक सी बात है जो हम पीछे के चैप्टर्स में डायरेक्ट यूज करते हैं, है ना। लेकिन इसमें ध्यान सुनना, ये जो मास है ये बेसिकली इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, इनर्शिया, है ना, कि इसका इनर्शिया कितना था, सही।
ज़्यादा मास होंगे ज़्यादा इनर्शिया होगी इसका। क्लियर? तो ट्रांसलेशनल मोशन में भी इनर्शिया की प्रॉपर्टीज़ थी, मास की प्रॉपर्टी थी, मास कुछ डिसाइड करता था, उधर मास एक डिसाइडिंग फैक्टर था। हमने तो ये भी जाना मास चेंज होता है तो क्या होता है, थ्रस्ट व्रस्ट सब कुछ, है ना। हमारा कंसर्न ये नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में चीज़ें थी, वैसे जब चीज़ ऐसे की बजाय, ये तो हुआ ट्रांसलेशनल मोशन, और ये घूमने लग जाए, ऐसे रोटेट करने लग जाए, तो चीज़ें कैसे बदल जाएंगी। सही है? तो क्या इम्पैक्ट आएगा पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पे, तो हम वो फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है? और यहाँ से हमारा बेसिकली चैप्टर शुरू होगा पीछे की बातें उठा के हुए। ठीक, सुनना ध्यान से। हेडिंग डालो, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर मतलब दोनों नहीं हो रहेंगे, या तो रोटेशन ही हो रहा था या ट्रांसलेशनल ही हो रहा था। ठीक है? जब कंबाइन होगा तो अलग चीज़ें होंगी, वो भी पढ़ेंगे हम बाद में। तो मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है ना, ये कोई रिजिड बॉडी, और इस रिजिड बॉडी को मैंने रोटेट कर दिया। अब रोटेट कर दिया तो किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया, एक्सिस पे भी आएंगे बाद में, और लेट्स से इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर दिया, कि इस मार्कर को ना ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया मैंने। ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट, और इस पर बहुत सारे मास पार्टिकल्स हैं, लेकिन मैं कोई 2-3 लेऊंगा ताकि कैलकुलेशन वाइज हमें समझ में आए बात है। तो मैं कह रहा हूँ लेट्स से यहाँ कोई m1 पड़ा है, इधर कोई m2 है, यहाँ कोई m3 है। ठीक, अब जब ये बॉडी रोटेट करेगी ऐसे, तो m1 इस एक्सिस के अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके आएगा। सही है? जैसे अर्थ की रोटेशन में देखा था हमने, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन में, m2 भी रोटेट होकर के आएगा सर्कुलर मोशन, ऐसे m3 भी करके आएगा। सही है? अब सुनना ध्यान से, अगर इस सेंटर की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसके अबाउट ओमेगा है, तो इस पार्टिकल की कुछ सर्कुलर के पाथ के टेंजेंट में वेलोसिटी v1 होगी, इसकी कुछ v2 होगी बेटा, और इसकी कुछ v3 होगी। हम अच्छे से लिखना जानते हैं, v1 कितनी होगी भाई, इसके अबाउट ओमेगा इनटू ये दूरी लेट से r1। v2 कितनी होगी बेटा भाई, इसकी कितनी है ओमेगा तो सभी की सेम है। कैसे सेम है सर? अभी तो प्रूव किया है कि रिजिड बॉडी के लिए हर पार्टिकल की ओमेगा उतनी रहेगी जिस ओमेगा से वो पार्टिकल घूम रही है, वो पूरी बॉडी घूम रही है, और हर एक पार्टिकल की भी सेम रहेगी। तो m2 की भी वेलोसिटी एंगुलर कितनी रहेगी ओमेगा, और ये दूरी कितनी है लेट्स से r2, तो ओमेगा r2। सिमिलरली v3 कितनी होगी ओमेगा r3, v3 कितनी होगी ओमेगा r3। सही है? लेट्स से दिस इज r3। ठीक, तो ये रिजिड बॉडी से तीनों की ओमेगा रिजिड बॉडी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है और मैंने प्रूव किया है पहले। तुमने कहा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर? हाफ पहले का मास v1 स्क्वायर प्लस हाफ दूसरा मास v2 स्क्वायर प्लस हाफ तीसरा मास v3 स्क्वायर प्लस सोन, n पार्टिकल्स है तो n पार्टिकल्स का हाफ m1 v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर हाफ m3 ओमेगा स्क्वायर r3 स्क्वायर एंड सो। सही है? सही है? तुमने कहा कि सर हाफ कॉमन m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, और ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ओमेगा स्क्वायर कॉमन। फिर तुमने कहा कि ये पता नहीं क्या टर्म है, ओमेगा स्क्वायर तो रोटेशनल एनालॉग है, रोटेशनल वैल्यू है लीनियर वेलोसिटी की, हाफ एक कांस्टेंट। तुमने कहा हाफ, इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेशन एम आई आर आई का स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1 टू जितने पार्टिकल है ओमेगा स्क्वायर। सही, सभी का सम हाफ एम आई आर आई स्क्वायर वैल्यू पुट कर सकते हो आप। सुनना ध्यान से, ये टर्म बेसिकली क्या है कि मास इनटू वो मास कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर चेक करो, m1 कितनी दूरी पड़ा था उसका स्क्वायर। ऐसे हमने एक टर्म पढ़ी थी किस चैप्टर में, सेंटर ऑफ मास में शायद,
मास मोमेंट्स, मास मोमेंट्स। और तुमने कहा था कि मास कितनी दूरी पे पड़ा है, दैट इज मास मोमेंट। मास कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। इस टर्म को एक नया नाम देंगे और ये टर्म कहलाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज दिस आई? दिस आई इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर कैसे? देखो, ट्रांसलेशनल में काइनेटिक एनर्जी का एक रोल प्ले करता है इनर्शिया, मास। यहाँ मास रोल प्ले करता है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। कैसे? कि कितने कितने मास पड़े हैं, उधर तो कितने कितने मास पड़े थे, सीधा सीधा सम हो रहा था। यहाँ कितने कितने मास पड़े हैं और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हुआ है उससे कितनी दूर पड़े हैं। इनर्शिया अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है इस काइनेटिक एनर्जी में भी, लेकिन इस बात से छोड़ रहा है कि भाई साहब वो मास कितनी दूर पे पड़ा है। सही है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई नई चीज नहीं है, बस एक रोटेशन में यूज होने वाला ऐसा मास का इम्पैक्ट है जो रोटेशन को डिफाइन करता है। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर तुम रोटेशनल से इसको कंपेयर करो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी इज द लीनियर वेलोसिटी, एम इज द इनर्शिया मास। इधर हाफ ओमेगा लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर कंपोनेंट रोटेशन के लिए, एंड आई होल्ड्स फॉर इनर्शिया। तो इसका एक नाम रख दिया इस टर्म का, कितना कितना मास पड़ा है कितनी कितनी दूरी पे, उसका स्क्वायर, और वो कितना रोल प्ले करेगा उस चीज़ के घुमाव में, रोटेशन में, उस एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 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 ये यहाँ पे जो भी मास होंगे इस एक्सिस के ऊपर, ये वाले रेड कलर के मासेस, ये कितनी दूर पड़े हैं एक्सिस से? ये तो जीरो है, इनकी तो कोई दूरी नहीं है। और दूरी भी कौन सी ले रहे हो बेटा? परपेंडिकुलर दूरी। परपेंडिकुलर दूरियाँ हैं ये R1 R2 सर्कुलर मोशन के लिए। देखो तो ये जो मासेस हैं जो इस एक्सिस पे अलाउड है, जिसे एक्सिस पे, ये तो कुछ दूरी पे है ही नहीं, इनकी तो दूरी जीरो है इस एक्सिस से। मतलब ये मास तो रोल प्ले भी नहीं कर रहे इस काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन बदली तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, क्योंकि मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। सही? तो ये जो आई है ये कैसी क्वांटिटी है इसके बारे में लिखते हैं। ये जो आई है इसको, जिसको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दिया है, ये किस किस पे डिपेंड करती है? भाई डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, मास पे तो करती है लेकिन वो मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर भी। अच्छा, एनर्जी के अंदर ये टर्म आ रही है ओमेगा आई हाफ, तो तुम क्या समझे? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ऊपर से मास और उसकी दूरी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, कितनी दूरी पे, परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है। तो तुमने कहा कि सर इसकी वैल्यू लास्ट लीस्ट केस में जीरो हो सकती है, कि भाई मास है ना उसी एक्सिस पे पड़ा हो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? जीरो, है ना। तो तुमने कहा कि इसकी वैल्यूज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी, तो मैं नॉन नेगेटिव वैल्यू लिख दूँ इसकी, कि जीरो तो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, तो नॉन नेगेटिव वैल्यूज। सही है? आगे ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया लिया कि एक्सिस के अबाउट काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो रोल प्ले कर रहा है मास का, जो इनर्शिया, इनर्शियल पार्ट जो है, उसको हमने एक नया नाम दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वो डिफाइंड होता है कि कितना मास उस एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट आप रोटेशन देख रहे हो, उस एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है उसके स्क्वायर पे, और वो दूरी भी कैसी? परपेंडिकुलर। सो दिस टर्म, मैथमेटिकल टर्म जो होल्ड करती है अपने अंदर रोटेशनल इनर्शिया, उसका नाम दिया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो नोट डाउन कर लो इसको बेटा जल्दी से, ठीक है? जल्दी कर लो, शाबाश। ठीक, चलिए, इसमें तुम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि शेप साइज ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है। शेप साइज ज्योमेट्री मतलब ये, भाई मास ज़्यादा पास पास पड़े हों, ज़्यादा दूर दूर पड़े हों, कैसी बॉडी है उस पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी।
सही है, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। इसी टर्म को तुम अगर और अच्छे से लिखना चाहो कि इनर्शिया एक तो हो गया सम ऑफ ऑल द मासेस ऑफ ए रिजिड बॉडी, कितनी दूरी पड़े, जैसे एक्सिस के अबाउट देख रहे हो उससे परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, या तुम कह दो कि छोटे छोटे मास कितनी दूरी पे पड़े हैं। ओके, सही है, सो नोट कर लो बेटा। अब बेसिकली हम चैप्टर में इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक। तो हम छोटी छोटी चीज़ों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, है ना। तो अब 2-3 क्लासेस में यही चलेगा बेटा, ठीक। सो पहला सवाल है, हम सवाल की तरह ही करेंगे। पहला सवाल है बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट, एक रोड है, क्या है, एक नहीं रोड नहीं है, 2 पॉइंट मासेस है M1 M2 और इन दोनों में सेपरेशन दे रखी है बेटा R। 2 पॉइंट मासेस, इन दोनों में सेपरेशन है R। अब सुनना ध्यान से, एक एक्सिस है, पहला सवाल, सभी में फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, सभी के लिए सवाल यही है। और एक्सिस बदलते रहेंगे। पहली एक्सिस है ये वाली, ये कैसी एक्सिस है, पासिंग थ्रू M1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द M1 एंड M2, सही है। तो हम पहले केस को सोल्व कर रहे हैं या पहले एक्सिस को सोल्व कर रहे हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितने मास हैं, 2, और कितनी कितनी दूरी पड़े, जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये आपकी पहली एक्सिस है भाई, क्या एक्सिस है, पासिंग थ्रू M1 एंड परपेंडिकुलर टू द सेपरेशन। तुमने कहा M1 और एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है, उसी एक्सिस पे है 0 का स्क्वायर, प्लस M2 कितनी दूरी पे पड़ा है R। तो तुमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगा M2R²। सिंपल है, सिंपल है, सही है। अगली एक्सिस कौन सी है बेटा, अगली एक्सिस है ये, आप आराम से बना लेना नोट्स। सेकंड एक्सिस है ये कोई दूसरा सवाल है जिसमें एक्सिस है ये एक्सिस क्या है, M2 से पास हो रही है और R से कुछ थीटा एंगल पे है ये एक्सिस। तुमने कहा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है सर, तो पहले तो M1 परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर प्लस M2, ये तो सर एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। अब M1 की परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, तुमने कहा सर M1 से परपेंडिकुलर डाल दो, दिस इज द परपेंडिकुलर दूरी, सही है। अगर ये R है तो ये होगा R cos थीटा, ये होगा R sin थीटा। तो परपेंडिकुलर दूरी विल बी R sin थीटा का स्क्वायर, सो दिस विल बी M R² sin स्क्वायर थीटा is the moment of inertia about axis 2। आई होप समझ में आ रहा हो आपको, है ना। अगली एक्सिस है बेटा, एक्सिस नंबर 3, मैं दूसरा ही बना देता हूँ ना, ये M1 था एंड दिस इज M2, ठीक है। कह रहे हैं एक्सिस नंबर 3 क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। एक्सिस 3 क्या है, M1 M2 के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है एंड परपेंडिकुलर टू द सेपरेशंस, ठीक। अब पहली बात, तुम्हें सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है वो पता होना चाहिए, और तुम्हें पता है कितनी दूरी पे होता है। लेट से M1 से कुछ दूरी R1 है और M2 से कुछ दूरी R2 है, और तुम्हें सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर से पता होगा M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2। R1 क्या होगा, वो होगा M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू पूरी सेपरेशन। सिमिलरली R2 क्या होगा, M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू पूरी सेपरेशन। दोनों में सेपरेशन कितनी है, सही है। तो बेसिकली आई लिखना है M1 कितनी दूरी पे पड़ा है, M1 दूरी पे पड़ा है M2 R अपॉन M1 प्लस M2 परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। ये बड़ा सेंटर ऑफ मास की कंडीशन से लिखा है मैंने, है ना। M2 कितनी दूरी पे पड़ा है, तुमने कहा M1 R अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R उसका स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो गया ये M1 M2 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस M2 M1 स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन
m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, m2r, इधर बच गया m1, इधर बच गया m1 का स्क्वायर, इधर बच गया m1 m2, ठीक है, m1 m2, क्या लिख दिया मैंने, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको m1 m2 m2 r स्क्वायर प्लस m2 m1 m1 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये लिख सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, ये स्क्वायर था, दिस वन वाज स्क्वायर, सही है ना, ये स्क्वायर था ना बेटा, एलसीएम लिया स्क्वायर, ठीक है, अभी तक ठीक है, हाँ सही है। तीनों में इसको कॉमन क्या आ रहा है, m1 m1 r स्क्वायर, m1 r स्क्वायर कॉमन है तो इधर क्या बच गया, m2 भी कॉमन आ रहा है, m2 भी आ रहा है, तो क्या बच गया इधर, इधर एक m2 बच गया प्लस इधर क्या बच गया बेटा, एक m1 बच गया मेरे हिसाब से, अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको तुम रिड्यूस्ड मास कहते हो शायद, है ना, रिड्यूस्ड मास, एंड दिस आई विल म्यू आर स्क्वायर, म्यू मतलब रिड्यूस्ड मास, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ऐसा कुछ खास है नहीं कि याद करने लायक चीज़ है, लेकिन मैंने बस ये बताया है कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखना है, ठीक भाई, एक्सिस पकड़ो, एक्सिस से मासेस कितनी दूर पड़े हैं उनके स्क्वायर इंटू मासेस और सम कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट देखते बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड, ठीक है, इसी में कई चीज़ें सीख लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड, ठीक, चलो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड, इसमें अलग अलग एक्सिस पे देखते हैं एक बार, ठीक, तो एक यूनिफॉर्म रोड ले ली मैंने जिसका मास है बेटा m, लेंथ है l, यूनिफॉर्म है, ठीक, इसमें पहली एक्सिस दे रखी है, इसी से पास होती है, ये जो रोड है ना, मैंने थोड़ी मोटी बना दी लेकिन पहली एक्सिस है, इसी से पास होती है, ठीक, तो रोड भी इतनी है ना, पहली एक्सिस तो रोड से ही पास हो रही है, इस पहली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दिस इज पहली एक्सिस, तुमने कहा पहली एक्सिस से कोई भी मास दूर नहीं है, सारे मासेस इस एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0। दूसरी एक्सिस दे दी कुछ एस से डी सेपरेशन दूर, कितना सेपरेशन दूर, डी सेपरेशन दूर, सेकेंड एक्सिस, तुमने कहा डी सेपरेशन दूर दे दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सर, तो क्या करना चाहिए मेरे को, मैंने कहा अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तेरे को पता होता कि ये m1 है ये m2 है तो तू सभी को निकालता, जोड़ता। दूसरा तरीका क्या है कि सर मेरे को नहीं पता तो यहाँ से कुछ दूरी पे जाऊँगा, एक dx एलिमेंट ले लूँगा, dx एलिमेंट, इस dx एलिमेंट का मास होगा छोटा सा dm, छोटा सा मास होगा, और ये dm मास कितनी दूरी पे पड़ा है, गौर से देखो, d दूरी पे, तुमने कहा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो आएगा छोटा सा मास कितनी दूरी पे पड़ा उसका स्क्वायर, ठीक, तो मैंने कहा कि सारे ही dm 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 डी दूरी पे पड़े हैं, तो इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत है, सभी dm's को मैं जोड़ दूँ, तो अगर मैं पूरा चाहिए तो मैंने सभी को जोड़ दिया, अब जब सभी को जोड़ा तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि सर इसका मास कितना होगा dm का, वरना मैं लिख भी सकता हूँ m/l dx, सही है, लेकिन सारे ही dm dm मास d दूरी पे पड़े हैं, तो dm dm जुड़ के होना कितना है इवेंचुअली, m ही होना है, तो डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dm डी स्क्वायर m, तो क्या आ गया, m डी स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, सही है, बढ़िया, सोल्व कर लो, लिख लो, थर्ड एक्सिस दे रखी है बेटा, थर्ड एक्सिस दे रखी है ये, दिस इज द थर्ड एक्सिस, तुम लिख लेना इसको आराम से ना कि भाई ये क्या है, मैं बोल देता हूँ,
ये जो थर्ड एक्सिस है, ये एक्सिस इस रोड के एक एंड से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है। रोड के एक एंड से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है, ठीक है। तुमने कहा सर इसके अबाउट निकालना है, तो अबाउट एक्सिस 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक्सिस 3। तुमने कहा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैं लिख सकता हूँ, ये मासेस निकाल लें, इसको भूल जाओ, ये तो एक्सिस सोल्व कर लिया हमने, ठीक है, पहली और दूसरी। तुमने कहा कि सर एक x दूरी पे जाऊंगा, एक कट लगाऊंगा, फिर x प्लस डी एक्स पे जाऊंगा, एक और कट लगाऊंगा, dx एलिमेंट आएगा। उस dx एलिमेंट का मास होगा छोटा सा dm, और वो कितना होगा, या तो तुम मास डेंसिटी से लिख दो या यूनिटरी मेथड से, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx। भाई एल लेंथ पे मास कितना है m, यूनिट लेंथ पे m बाई एल, तो dx लेंथ पे m बाई एल dx। तुमने कहा इस dx एलिमेंट के dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm, कितनी दूरी है सर एक्स स्क्वायर, सर डी एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, सॉरी भाई तूने डी एक्स इसीलिए लिया है बेटा कि तेरे को ये सोचना ना पड़े कि एक्स लिखूं या एक्स प्लस डी एक्स लिखूं या एक्स माइनस डी एक्स लिखूं, एक्स प्लस डी एक्स बाई 2 लिखूं, सही है। तो उसको छोटा लेने का कारण यही है कि इंटीग्रेशन करते समय तुम्हें ये दूरी x लिखूं या x प्लस डी एक्स लिखूं, इस पर विचार ना करना पड़े। ये तो डायग्रामेटिकली थोड़ा बड़ा दिख रहा है, वरना तो इसी लाइन पे दोनों कट्स है। तुमने कहा कि सर dm तो है m बाई एल dx इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने कहा पूरा निकालना, इंटीग्रेट कर दे। सर कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर दूँ भाई, x की वैल्यू 0 से लेकर के x की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, l हो जानी चाहिए, क्योंकि लेंथ कितनी दे रखी है रोड की, l। तो x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू l, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास बाहर लेंथ बाहर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा एक्स क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 0, तो क्या हो जाएगा एम एल क्यूब बाई 3 अपॉन एल माइनस 0, तो क्या हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3। भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल क्यूब बाई 3, एल से एल गया माइनस 0, ठीक है। तुम इसको याद कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बार समझ के याद करो, है ना, ज़्यादा फायदा रहेगा। कि एक्सिस बदलेगी तो बातें बदल जाएंगी, एक्सिस बदल तो बातें नहीं बदल जाएंगी, याद करने का क्या फ़ायदा हुआ। छोटा सी बात, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है वहाँ से अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन पता है तुम्हें तो तुम सोल्व कर सकते हो। अच्छा, इससे पीछे जो एक्सिस थी डी वाली, जिसमें नीचे पैरेलल थी रोड के, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होता तो भी तो उसका आंसर वही आना था। भाई डी एम मान लो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल तो एम ही है, टोटल तो एम ही है ना, इसमें अलग हो सकता है लेकिन उसमें तो आता ना, ठीक है, इसमें वही आता लगभग। चल अगली एक्सरसाइज, ओ सॉरी अगला क्वेश्चन, कि इस एक्सिस को थोड़ा सा बदलते हैं और थीटा एंगल पे भेजते हैं। मैं एक ही डायग्राम से काम चला रहा हूँ बेटा, तुम्हें तो पता ही है, तो तुम कर लेना, है ना। देखो अगर कोई एक्सिस ऐसी हो रोड से थीटा एंगल पे गई हो, कितने एंगल पे बेटा, थीटा एंगल पे, ठीक, रोड से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, एक्सिस 4 के अबाउट निकालिए। सेम सवाल चल रहा है, आप लिख लेना, नोट्स बना ही सकते हो आप। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैंने कहा सर कौन सी बड़ी बात है, तो पहले छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को छोटा सा मास चाहिए और परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर चाहिए। मैंने कहा पहले तो एलिमेंट तो ले बेटा, तो ने कहा कि ये लो सर, डी एक्स विड्थ का एलिमेंट लिया और इसकी परपेंडिकुलर दूरी तो ये होगी मेरे हिसाब से, दिस इज द परपेंडिकुलर दूरी, सही है ना, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर दूरी, दिस इज द परपेंडिकुलर दूरी। ये एक्स दूरी पे जाके कट लगाया, डी एक्स एलिमेंट लिया, इसका मास हो जाएगा डी एम कितना हो जाएगा एम बाई एल डी एक्स, और ये दूरी कितनी हो जाएगी सर, एक्स का साइन थीटा हो जाएगी। ये तो ये बहुत ही ऑब्वियस हो गया सर, अब यहाँ पे लिख दूंगा एक्स साइन थीटा का स्क्वायर। तुमने कहा पूरा चाहिए सर, मैंने कहा इंटीग्रेट कर दो, डीएम की वैल्यू पुट कर दो, डीएम की वैल्यू कितनी है एम बाई एल डी एक्स, तुमने कहा एम बाहर एल बाहर साइन स्क्वायर थीटा बाहर, अंदर क्या बच गया एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तुमने कहा सर आई हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से एल, भाई इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू 0 से एल जानी चाहिए। तुमने कहा एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा,
एक्स क्यूब बाई 3 दैट मीन्स एल क्यूब बाई 3 एल स्क्वेयर एम एल स्क्वेयर बाई 3 साइन स्क्वेयर थीटा। ये तुम कह सकते हो जनरल फॉर्मूला। इसमें थीटा की वैल्यू 90 पुट करो बेटा, वो या जो जस्ट लास्ट केस में किया था। थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, सब समझ गया। ठीक है, तो तुम चीज़ों को सोचना सीखो। याद तो अपने आप हो जाएंगे बेटा, याद का क्या है ना। चिल करो, बस सवाल करो और चिल करो। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल इसी पे रोड पे, फिर बाद में देखेंगे हम, रिंग विंग तो बाद में देखेंगे, सिलेंडर विलेंडर सब देखेंगे बेटा। इसी रोड पे, ये रोड थी हमारी बेटा, ऐसे एक्सिस दे दी मैंने बिल्कुल बीचों बीच जाती हुई। कैसी एक्सिस दे दी बेटा? बीचों बीच जाती हुई। ध्यान से देखना, इस एक्सिस नंबर 5 से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो मैंने कहा सर कर दूंगा। मैंने कहा कर दे। तो मैंने कहा कि सर क्या करूँ? मैंने कहा वही जो करता है। तो मैंने कहा कि सर दिक्कत है। मैंने कहा क्या? तो सर एलिमेंट किधर लो, इधर लो, इधर लो। बेटा इंटीग्रेशन करते टाइम लिमिट्स ही तो पुट करनी है, बाकी तो शॉर्ट है। एक काम कर, ऐसे कर, सीख भी लेंगे इसी बात, कोई बात। एक्स दूरी पे जाओ, एक कट लगाओ, फिर एक्स प्लस डी एक्स पे जाओ, एक और कट लगाओ, एलिमेंट निकला डी एक्स। उस डी एक्स का मास कितना होगा? छोटा सा कितना होगा? एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो मैंने कहा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होगा? मैंने कहा आई छोड़ बेटा, पहले छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख। छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी एम इंटू परपेंडिकुलर दूरी एक्स का स्क्वायर। तुमने कहा छोटा सा मास एम बाई एल डी एक्स एक्स स्क्वायर इज छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने कहा कि पूरा इंटीग्रेट कर दे, पूरा निकालना है तो कहा निकाल दिया सर पूरा, लेकिन अब लिमिट्स बताओ मुझे। मैंने कहा यहाँ से x कितना जाना चाहिए? l बाई 2, तो इधर कितना जाना चाहिए? l बाई 2। तो लिमिट्स पुट करने का तरीका सुने। ओरिजिन से इसको ओरिजिन मान लो, 0 से l बाई 2, इसको मैं कह रहा हूँ प्लस l बाई 2, और इस तरफ माइनस। तो माइनस l बाई 2 से 0, 0 से l बाई 2, ये सही है। लिमिट्स पुट करने का तरीका देख लिया बेटा। एक्स क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट माइनस एल बाई 2, अपर लिमिट प्लस एल बाई 2, दिस इज आई। मैंने कहा कि एम बाई एल, एल क्यूब बाई भाई अपर लिमिट एल क्यूब बाई 2 का क्यूब 8 इंटू 3 माइनस एल क्यूब बाई 8 इंटू 3, कितना हो गया ये? एम बाई एल 2 एल क्यूब बाई 8 इंटू 3 2 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा एम एल क्यूब बाई 12 एल, यानी कि एम एल स्क्वेयर बाई 12, एम एल स्क्वेयर बाई 12 इस एक्सिस के अबाउट। लिमिट्स पुट करके एक और है, मेरा बच्चा क्या होगा कि सर मैं सीधा कर सकता हूँ, और कहते हैं भाई हमारे बच्चे कहते हैं देख है ना, सीधा कर सकता हूँ। सर अभी अभी आपने सिखाया कि किसी रोड से, किसी रोड के एंड से अगर कोई एक्सिस जाए तो उसके अबाउट कितना आया था बेटा? अभी एम एल स्क्वेयर बाई 3 आया था शायद, है ना, एम एल स्क्वेयर बाई 3 देख लेना, है ना। उसके अबाउट कितना होता है? एम एल स्क्वेयर बाई 3। मैंने कहा कि डायरेक्ट करना है, क्योंकि इस रोड से इस तरफ सिर्फ एल बाई 2 बचा है। अगर मैं इस रोड को सेपरेट कर लूँ तो इस रोड के इस तरफ एल बाई 2 है, इस एक्सिस के इस तरफ रोड कितनी है? वो भी एल बाई 2 है। अच्छा एल बाई 2 का मास यूनिफॉर्म रोड है, इसका भी एम बाई 2, इसका भी एम बाई 2। तुमने कहा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम बाई 2 मास एल का स्क्वायर एल बाई 2 बाई 3 एक्स एंड, प्लस इस वाले एंड का क्या होगा? एम बाई 2 एल बाई 2 का स्क्वायर बाई 3। तुमने कहा सर ये कितना हो गया? एम बाई 2 और ये एल क्यूब बाई 2 का क्यूब 8 इंटू 3 प्लस एम बाई 2 एल क्यूब बाई 8 इंटू 3, सही है। तो ये कितना हो गया? 2 मतलब एम एल क्यूब बाई कितना हो गया भाई? ये तो गलत आ गया शायद, देखते हैं एक बार। 2 इंटू 3 इंटू 8
का 2 टाइम्स, ये तो 24 आ गया भाई, इधर गलत कर दिया कहीं, नहीं इसका होता कितना है बेटा, एम एल स्क्वेयर बाई 3 होता है क्या, एम एल स्क्वेयर बाई 3 होता है, तो ये तो ठीक है, ये गड़बड़ है कुछ, तो स्क्वेयर था ये, ओहो स्क्वेयर था, एल स्क्वेयर बाई 4 एंड एल स्क्वेयर बाई 4, ओके ओके ओके, अरे नहीं नहीं है, मेरे बच्चे जानते हैं कि मैं करता रहता हूँ ये बकवास, एम एल स्क्वेयर बाई 12 बाई 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आ गया एम एल स्क्वेयर बाई 12, ठीक है। हाँ एम एल स्क्वेयर बाई 3 था ना वो, मैंने एम एल क्यूब बाई 3 लिख दिया, एम एल स्क्वेयर बाई 3 था शायद, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो नोट करो, अगला सवाल मैं तुम्हें दे देता हूँ, अगला तो तुम कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे सर। देखो अगला सवाल, अगला है कि एक्सिस है ऐसा, ठीक, ऐसा एक्सिस है, बिल्कुल मिड पॉइंट से गया है एक्सिस, इधर भी l/2 है और इधर भी l/2 है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट करते हो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कैसे करोगे, तो तुमने कहा कि सर ठीक है अब कर देंगे, इसके अबाउट एक्सिस निकालनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसके अबाउट भी निकाल देंगे, ठीक है निकालो, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, आप बता देना साउंड वाउंड का कैसा है कैसा नहीं है, चेक कर लेना एक बार, है ना। तुमने कहा सर वही छोटा सा ऐसे एक्स दूरी पे गए, एक छोटा सा कट लगाया, डी एक्स एलिमेंट निकाला, इस डी एक्स एलिमेंट का मास तुमने कहा डी एम, वो कितना होगा m/l इंटू डी एक्स, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज डी एम इंटू परपेंडिकुलर दूरी, अब तो तुम क्लियर है, दिस इज एक्स, दिस इज परपेंडिकुलर दूरी बेटा, सो दिस विल बी एक्स साइन थीटा, एंड तुमने कहा एक्स साइन थीटा का स्क्वायर, सही है। डी एम रखा है m/l डी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी एक्स, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इंटीग्रेट कर दिया सर, साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर ले लो, मैं ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, सर लिमिट्स, अरे लिमिट्स का क्या है बेटा, -l/2 से +l/2, तुमने कहा m/l साइन स्क्वायर थीटा, भाई थोड़ा जल्दी इसलिए कि अब तो हैबिट हो गई होगी तुम्हें, x³/3 -l/2 l/2, m/l साइन स्क्वायर थीटा l³/8 इंटू 3 -l³/8 इंटू 3, एंड दिस विल बी m/l साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया l³/12, ठीक, तो ये कितना हो गया m/12 l² साइन स्क्वायर थीटा, ये जनरल हो गया, सही है, सही है बेटा, वेरी गुड, मैच करो किस किस का सही आया है भाई, तुम भी तो कर रहे हो, वीडियो पॉज करके कर लिया करो बेटा, एंड एक सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम घर से करना बेटा, ऐसे है यूनिफॉर्म रोड जिसका मास है m, लेंथ है l, और ये कोई एक्सिस है, ये दूरी है l/4 एंड ये दूरी है 3l/4, ठीक है, इसको तुम डायरेक्ट भी करना एंड्स लगा करके, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स, बस इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज हुई है, ऊपर से मैंने तो परपेंडिकुलर एक्सिस दे दी, तो आसान है, वो थोड़ी देर पहले किया था, इधर कर था ना हम अभी, वो वाला दोनों तरीके से करिए देखना, और आंसर मैच करवाना नेक्स्ट क्लास में। तो कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताना, माइक वाइक का इशू है शायद, तो साउंड वाउंड का बता देना मेरे को बेटा, तो कोशिश है एक मेरे बच्चों का RBD कराने का और बाकी सिलेबस कराने का, 12th की भी डाल देंगे बेटा, है ना, जैसे हमें तैयारी करनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सभी अच्छे रहो, चिल मचाओ और बढ़िया पढ़ाई करो बेटा, बाय बाय।